हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन में हम लोग हेनरी का नियम पढ़े और राउल्ट लॉ। हेनरी का नियम द्रव और गैस तंत्र के लिए, राउल्ट का नियम द्रव और द्रव तंत्र के लिए। इन दोनों केस को क्लियर किए थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवाए थे और दिए भी थे करने को। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। नीट में मुख्य रूप से राउल्ट लॉ से क्वेश्चन बनता है, तो क्लियर करके रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट केस है अभी आगे वाला भी, क्योंकि अगला केस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्रव और ठोस तंत्र के लिए। तो द्रव और ठोस तंत्र के लिए इसमें हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है मेजर रूप से। उसमें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और एक पढ़ना है परासरण दाब। क्लियर बात। तो आए देखते हैं द्रव और ठोस तंत्र। द्रव और ठोस तंत्र के लिए, तो द्रव और ठोस तंत्र के लिए राउल्ट ने भी कुछ कह दिया था। द्रव और ठोस तंत्र के लिए यहां पे राउल्ट का सेकेंड केस बनता है। राउल्ट का सेकेंड केस, तो जो राउल्ट का केस हम लोग पढ़े हुए हैं वो क्या है? PS इक्वल टू PA प्लस PB। विलयन में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, विलेय और विलायक, अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं केस ना, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था XA के। तो यहां पे क्या हुआ था? PA इक्वल टू P नॉट A। P नॉट A शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ना, और जहां PB की बात करें तो PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB, तो PB इक्वल टू P नॉट B XB। जो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो ये PS इक्वल टू P नॉट A XA P नॉट B XB, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ था। इसी पे क्वेश्चन किए हुए थे। तो जो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ था हमें, ये किसके लिए था? द्रव और द्रव तंत्र के लिए। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर द्रव और द्रव की बात करेगा तो ये फार्मूला अपने को चेक करना है। अब यहां पे क्या है? द्रव और ठोस। एग्जाम्पल ले लेते हैं A और B। समझिएगा, इंपॉर्टेंट केस है भाई, इंपॉर्टेंट केस है। मिस करेंगे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो A क्या है? विलेय। कैसा है भाई? ठोस। B को हम लोग बोल दिए विलायक। कि कैसा है? द्रव। तो ठोस है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, वाष्पित नहीं होगा। द्रव है तो वाष्पशील, वोलेटाइल। यहां पे क्या था? द्रव और द्रव दोनों वाष्पित। यहां पे एक ठो वाष्पित होगा, एक ठो वाष्पित नहीं होगा। इसके लिए राउल्ट ने क्या बताया तो समझे। जैसे मान लें ये एक ठो पात्र लिए हैं, एक ठो पात्र लिए, इसमें जल है, बोले तो विलायक है। अब विलायक को हम लोग क्या बोले? B, तो B ही बोल दें, B है। इसको हम लोग गर्म करने गए, टेम्परेचर दे देते हैं 100 डिग्री, गर्म करने गए। तो ये विलायक कैसा है? वाष्पशील है, तो ये वाष्पित होगा आसानी से। और जितना ज्यादा वाष्पित उतना ज्यादा वाष्प दाब। पढ़े हुए हैं वाष्प दाब पिछले लेक्चर, चेक कर सकते हैं ना। अब यहां पे मान लीजिए ये था विलायक, बोले तो B। टेम्परेचर हम वही देंगे, सेम टेम्परेचर सेम दिए। कोशिश करिएगा समझने का, इंपॉर्टेंट केस है। यहां पे क्या था? विलायक तनहा था B, तो ये आसानी से वाष्पित हो जाता था। लेकिन यहां पे हम कह दिए कि भैया इसमें कोई हम लोग अवाष्पशील विलेय मिला दिए, अवाष्पशील विलेय।
बोले तो कौन सी अवस्था में है? ठोस। अवाष्पशील विलेय मिला दिए। अब अवाष्पशील विलेय हम ले लेते हैं साल्ट, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज एक्सेट्रा, अवाष्पशील विलेय। जैसे इसमें मिलाएंगे, अब अवाष्पशील विलेय क्या है भैया? ए है, तो ए आ जाएगा। अब जब ए आएगा तो वो भी स्थान घेरेगा। जब घेरेगा तो बताएं क्या बी इतना ज्यादा वाष्पित होगा आसानी से जितना यहां पे हुआ है? ना ना, इसका वाष्पन क्षमता कम हो जाता है। अब आप लोग ये ना घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ठो गिलास है, 2 ठो गिलास है, एक गिलास में पानी है और एक गिलास में चाय है, चाय टी, और ये सिर्फ वाटर है। दोनों को हम सेम टेम्परेचर दिए हुए थे, सेम टेम्परेचर दिए हुए थे, दोनों को सेम टेम्परेचर दिए हुए थे ना। अब जब इसमें से वाष्प निकलने लगा तो हम भैया या तो बंद कर दे या तो फिर चलने दे, कोई दिक्कत ना है। जब दोनों में से वाष्प निकलेगा तो ये पानी था अकेले, यहां पे चाय बन रहा है, इसका मतलब इसमें शक्कर होएगा। तो अब आपको क्या करना है? एक हाथ यहां पे लगा ले और एक हाथ यहां पे लगा ले, एक हाथ यहां पे लगा ले, एक हाथ यहां पे। आप देखेंगे कि इसमें से जो वाष्प निकलेगा अधिक मात्रा में और इसमें से जो वाष्प निकलेगा वो कम मात्रा में, क्योंकि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के सतह पर विलायक के कणों की संख्या कम हो जाती है, विलायक के कणों की संख्या कम हो जाती है, ये बता रहा है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां पे तो भैया आसानी से बी है, तो पी नॉट बी, और ये क्या है भैया? पी ए, आंशिक वाष्प दाब। तो यहां पे क्या हो जाएगा? विलायक है ना, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी बी। ये केस याद रखिएगा। अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ कोई विलयन में मिलाया जाएगा तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है। या फिर आप लोग एक और टेस्ट कर सकते हैं, समझिएगा अवाष्पशील से क्या अर्थ है। जैसे मान लें आप पानी में नमक डाले हुए हैं, अब वो वाष्पित होने लगा, सिर्फ पानी को गर्म करेंगे वो ज्यादा वाष्पित होगा, ये दिमाग में रख के चलिएगा ना। नमक डाले, नमक डालने के कुछ टाइम बाद वो वाष्पित होने लगा, आप इसे हाथ लगा लें, जो उसका वाष्प आपके हथेली पे टकराएगा आप उसको टेस्ट करें। जब टेस्ट करने जाएंगे, क्या उस वाष्प में नमक का स्वाद मिलता है क्या? कभी ट्राई किए? ट्राई करिएगा। या फिर चाय की बात कर रहे हैं, जब वाष्पित हो तो यहां पे आप हाथ लगाएं और वाष्प जो आपके हाथ में टकराए उस वाष्प को आप टेस्ट करें, क्या आपको शक्कर का स्वाद मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो वाष्पित होते ही नहीं। समझ रहे हैं? तो आइए अब बात करते हैं राउल्ट के सेकंड केस की। राउल्ट भाई बोलते हैं कि निश्चित ताप पर या फिर नियत ताप पर, जो भी बोल ले, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो पहला नियम था ये अपने पास। तो यहां पे विलेय कौन है भैया? ये अब बताएं, जैसे हम लोग के पास ये फार्मूला था पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये फार्मूला था। तो बताएं जब ये वाष्पित होएगा ही नहीं विलेय, ये तो ठोस अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, नहीं होएगा। ये किस अवस्था में था भाई? द्रव अवस्था में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी एस इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। बोले तो जो परिभाषा अपने को बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये बोल रहा है
कि निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ये समानुपाती नियतांक। तो यहां पे जो अपने को रिजल्ट प्राप्त होता है पहला वो ये ठोस और द्रव तंत्र के लिए। क्लियर रखिएगा, ठोस और द्रव तंत्र के लिए। अब देखें यहां पे अगर हम लोग बात करने जाएं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पी एस इक्वल टू पी नॉट बी, यहाँ पे एक्स बी है तो एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ये भी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं आसान भाषा में। या फिर हम लोग जानते हैं कि भैया एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, ये भी होता है, ये भी होता है। तो अब यहां पे इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करें, इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मिटा दें तो हम लोग एक्स बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं भैया 1 माइनस एक्स ए। तो क्या होगा पी एस इक्वल टू पी नॉट बी, एक्स बी के स्थान पे 1 माइनस एक्स ए, इसका गुणा कर दें यहाँ पे तो पी एस इक्वल टू पी नॉट बी माइनस एक्स ए पी नॉट बी। यहाँ पे क्या होगा एक्स ए पी नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस। तो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब, इसी को बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन, अवनमन का अर्थ होता है भैया कमी, याद रखिएगा। वाष्प दाब में अवनमन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा पी से, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस, ये रिजल्ट। अब अगले की बात करते हैं तो यहां पे बताएं एक्स ए इक्वल टू, ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी नॉट बी। एक रिजल्ट फिर से प्राप्त हुआ अपने को, विलेय का मोल फ्रैक्शन। और ये देखें यहाँ पे पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी नॉट बी, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया रिलेटिव को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी नॉट बी, ये जो रिप्रेजेंट करेगा आपेक्षिक अवनमन में वाष्प दाब, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक रिजल्ट ये। क्लियर बात। अब आओ यहां पे देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी नॉट बी इक्वल टू ए का मोल फ्रैक्शन, तो यहां पे क्या हो जाएगा एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। जबरदस्त केस है, इंपॉर्टेंट केस। चाहते तो डायरेक्ट फार्मूला बता देते भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन कराना चालू कर देते, लेकिन आप लोग को क्लियर होना चाहिए चीजें ना, उसके बाद मजा ही अलग रहता है, तो आप लोग को मालूम है। तो बताएं जो तन विलयन होता है ना, तन विलयनों के लिए जैसे मान लें एन ए क्या है भैया विलेय है, एन ए को हम लोग विलेय माने थे, और एन बी क्या है विलायक है। तो हम लोग यहाँ पे एक तो सिंबल ले लेते हैं विलायक, यहाँ पे एक तो हम लोग सिंबल ले लेते हैं एन ए को स्मॉल एन से और एन बी को कैपिटल, विलेय को स्मॉल एन, विलायक को कैपिटल एन। तो तन विलयनों के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो होता है वो एन इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल एन। तो कहने का अर्थ जो एन प्लस एन होगा वो इक्वल होगा एन। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी नॉट बी इक्वल टू एन ए अपान एन बी लिख दें, या फिर इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं एन अपान एन। ये रिजल्ट था। विलेय का मोल फ्रैक्शन। चीजें क्लियर हुआ?
सेम है दोनों, टन विलियन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ना। अब अगर आओ थोड़ा इसको व्युत्क्रम करके देखते हैं इस रिजल्ट को, तो यहां पे क्या होएगा, पी नॉट बी अपान पी नॉट बी माइनस पी एस इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपान एन ए। तो यहां पे क्या होगा, पी नॉट बी अपान पी नॉट बी माइनस पी एस इक्वल टू 1 प्लस एन बी अपान एन ए। तो पी नॉट बी अपान पी नॉट बी माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू एन बी अपान एन ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी प्लस पी एस अपान पी नॉट बी माइनस पी एस इक्वल टू एन बी अपान एन ए। तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। यहां पे क्या होएगा, पी एस अपान पी नॉट बी माइनस पी एस इक्वल टू एन बी अपान एन ए। अब इसका जो हम लोग व्युत्क्रम करने जाएंगे तो क्या होएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू एन बी एन ए अपान एन बी। एक रिजल्ट ये। तो ये रिजल्ट आप लोग हमेशा यूज कर सकते हैं। जो ये प्राप्त हुआ है अपने को, ये टन विलियन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। जो राउल्ट का नियम होता है वो केवल टन विलियनों पर ही लागू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, सांद्र विलियनों पर राउल्ट का नियम विचलन प्रदर्शित करता है ना। तो आए थोड़ा आदर्श और अनादर्श विलयन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। बहुत आसान। तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे, आदर्श जो ना करे वो अनादर्श। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो इसमें हम लोग पहले बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है कि भैया ऐसा विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करे, राउल्ट लॉ को फॉलो करे कि भैया हमें इन्हीं के जैसा बनना है, तभी ना आदर्श। ऐसा विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करे, आदर्श विलयन। या फिर आप लोग बोल सकते हैं ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करे, आदर्श विलयन। तो यहां पे राउल्ट भाई क्या बोलते हैं, किसी विलयन का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये पढ़े थे। तो कहने का अर्थ आदर्श विलयन भी यही ना, कि इन दोनों का जो योग होगा इसके बराबर होएगा। यहां पे हम लोग को और क्या बोला गया कि भैया किसी विलयन में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही केस पढ़े थे। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, समानुपाती नियतांक भी बोलते हैं इसको ना। बी के लिए देखने जाएंगे तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे पी ए के स्थान पे ये और पी बी के स्थान पे ये क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये केस हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये आदर्श विलयन, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा ना। अब देखें आदर्श विलयन के लिए और केस, जैसे कोई द्रव है ए और बी, इनके मध्य जो इंटरेक्शन होगा वो इक्वल होगा किसके, ए बी के। होना चाहिए, आदर्श विलयन के लिए शर्त है। अब आदर्श विलयन क्या होता है
कि भैया द्रवों को मिलाने पर जो आयतन में परिवर्तन होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। द्रवों को मिलाने पर कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लें ये ए है, ए है, मान लीजिए ये कितना ml है, 10 ml। इसको B के साथ मिलाया गया, ये भी कितना ml लिया गया है, 10 ml। तो जो इससे अपने को AB प्राप्त होएगा वो कितना ml होएगा। कॉमन बात है यार, अगर 10 ml इसमें है, 10 ml इसमें है, दोनों को इसमें मिला देंगे तो कुल कितना ml हो जाएगा, 20 ml ना। तो कहने का अर्थ ये, द्रवों को मिलाने पर जो आयतन में परिवर्तन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भैया, शून्य होना चाहिए। आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन या फिर ऊष्मा परिवर्तन जो होना चाहिए वो भी क्या, शून्य। कहने का अर्थ ना तो ऊष्मा अवशोषित हो, ना तो ऊष्मा उत्सर्जित हो, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो, ना तो हीट रिलीज हो। क्लियर बात। आए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट आदर्श विलयन के लिए प्रायोगिक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बराबर होना चाहिए सैद्धांतिक बॉइलिंग पॉइंट। सैद्धांतिक बॉइलिंग पॉइंट के, ये अगला केस। उसके बाद बोलता है विलयन का प्रायोगिक वाष्प दाब इक्वल होना चाहिए विलयन के सैद्धांतिक वाष्प दाब के। आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए जो मिक्सचर ऑफ एंट्रोपी, मिश्रण की एंट्रोपी जो होता है वो हमेशा 0 से अधिक, या फिर आप लोग बोल सकते हैं डेल्टा एस मिक्सचर पॉजिटिव। किसी भी मिश्रण की एंट्रोपी धनात्मक होता है। क्योंकि जानते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, ये कैसा बनेगा भैया, सिमेट्रिकल। ये कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल। इसको हम बोल दिए ऐसे, मान लीजिए ये है, ये क्या है, ऐसा कुछ। तो जब इससे ये बना तो क्या बना, ये सिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल था, ये कैसा बन गया, एसिमेट्रिकल। तो ऐसे केस में जो डेल्टा एस मिक्सचर होता है वो हमेशा धनात्मक होता है ना। और गिब्स फ्री एनर्जी बोले तो डेल्टा जी, ये हमेशा लेस देन 0, 0 से कम। ये दोनों केस याद रखिएगा, ये दोनों केस ऑलवेज जैसे दिख रहे हैं वैसे मिलेंगे, एंट्रोपी परिवर्तन और गिब्स फ्री एनर्जी ना। तो ये आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करेगा, सभी स्थितियों में। अब आदर्श विलयन के लिए होना क्या चाहिए, जो ए इंट्रैक्शन या बी इंट्रैक्शन होना चाहिए वो ए बी इंट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। और द्रवों को मिलाने पर जो वॉल्यूम परिवर्तन होना चाहिए वो 0, जो एंथैल्पी परिवर्तन होना चाहिए वो 0। आदर्श विलयन के लिए बॉइलिंग पॉइंट प्रायोगिक और सैद्धांतिक 0 इक्वल होने चाहिए, और विलयन का वाष्प दाब प्रायोगिक और सैद्धांतिक इक्वल होना चाहिए। एंट्रोपी मिक्सिंग पॉजिटिव और क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव, या फिर यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस, स्वतः। ये ना वहाँ पे क्लियर होता है, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स ना। आदर्श विलयन के एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद अनादर्श विलयन की बात करते हैं। बात करते हैं आदर्श विलयन के एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आप लोग आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बहुत आसानी से। अनादर्श विलयन में हम लोग 2 केस देखेंगे, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो एग्जाम्पल बहुत आसान होंगे। जैसे अगर आदर्श विलयन के एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपको 2 पदार्थ दिए रहेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई समूह सेम दिखाई देंगे, ग्रुप कोई सेम दिखाई देंगे। तो इसका अर्थ होगा भैया ये आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगर बात कर देगा धनात्मक डेविएशन की, धनात्मक विचलन की, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलेगा एल्कोहल, पायरीन और कार्बन डाइसल्फाइड। और ऋणात्मक डेविएशन की अगर बात करेंगे तो उसमें एसिड देखने को मिलेगा, एमीन देखने को मिलेगा और क्लोरोफॉर्म। तो देखें आदर्श विलयन के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या
जैसे बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। और बात करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है। तो यहां पे जैसे बेंजीन और टॉलुइन को हम लोग चेक करने जाएं तो ये क्या, बेंजीन और ये टॉलुइन। तो इसमें देखें ये ग्रुप सेम दिखाई देंगे आपको, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन। बहुत आसानी से नॉर्मल हेक्सेन है CH3 CH2 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 CH3, IPC पड़े हुए हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब अगर नॉर्मल हेप्टेन की बात करेंगे तो बताया ये सारे तो कॉमन रहे होंगे, यहां पे क्या हो गया CH3 जुड़ गया, तो कहने का अर्थ ये ग्रुप क्या है, सेम। सजात की भी बात कर सकते हैं, होमोलॉगस की पड़े हुए हैं। यहां पे एन ब्यूटिल क्लोराइड है, एन ब्यूटिल क्लोराइड CH3 CH2 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 Cl, एन ब्यूटिल क्लोराइड और एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो यहां पे क्या लग गया भैया, ब्रोमीन। बाकी सब कॉमन रहेंगे, समझ रहे हैं ना आदर्श विलयन। यहां पे देखिए ये ऐसे ही जो भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे दिए तो समझ लो कि भैया वो आदर्श विलयन है। क्लियर बात। अब यहां पे जैसे मान लें एक तो एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का, और यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग आयोडोबेंजीन। अब सब अच्छा ही लगेगा, फिर तो आसान हो जाएगा ना। अब जैसे बात करें इन दोनों एग्जांपल की, अगर बात करें तो ये दोनों एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट करेंगे भैया, आइडियल सॉल्यूशन को, और ऐसे ही ये दोनों एग्जांपल भी आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम बात कर दें पहले की और तीसरे की, बोलो तो क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। देखें जैसे यहां पे क्या है, तो तीनों सेम ग्रुप के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ना, परंतु जो यहां पे क्लोरीन और आयोडीन के बीच अंतर आता है शायद ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वहां पे आइडियल सॉल्यूशन मैच नहीं करता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। याद रखिएगा केस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लगे हो ना वो निकटतम। जैसे यहां पे देखें हम लोग बोल दें नॉर्मल ब्यूटेन और हेप्टेन, तो वार्नर वाला ट्रैक्शन यहां पे क्या होएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण भैया ये क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लियर रखिएगा। अगर भैया ये है बेंजीन है टॉलुइन है, आसानी से क्लियर हो जा रहा है, ये है आसानी से बताएं, यहां पे हेक्सेन है, यहां पे हेप्टेन है, डेकेन क्यों नहीं दे दिया, यहां पे डेकेन दे देना चाहिए था भैया, 6 कार्बन तो मिल ही जाता, निकटतम होना चाहिए। जैसे यहां पे क्लोरीन है, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड, तो ये आदर्श विलयन होगा। लेकिन ये कहें कि यहां पे एथिल क्लोराइड कर दे और यहां पे एथिल आयोडाइड कर दे, फिर केस गड़बड़ हो जाएगा। निकटतम होने चाहिए, सेम ग्रुप के पास के होने चाहिए, तब जाके वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। क्लियर बात। तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्लियर रखिएगा ना। अब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। अब आदर्श विलयन में हम लोग क्या पढ़े, ऐसा विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करे। आदर्श विलयन यहां पे क्या होगा, ऐसा विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन न करे।
राउल्ट के नियम का पालन न करे, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब राउल्ट के नियम का पालन न करे इसका अर्थ क्या होगा कि भैया जो हम लोग पढ़े हुए हैं PS इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। क्लियर बात ना। राउल्ट क्या बोलता है, PS इक्वल होता है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भैया PA नॉट इक्वल P नॉट ए एक्स ए के, या फिर PB नॉट इक्वल P नॉट बी एक्स बी के, ये अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन के लिए जो इंटरेक्शन होता है AA एंड BB इंटरेक्शन, वहां पे देखिए इक्वल लिखे थे AB इंटरेक्शन के, यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। बिल्कुल उसी के जस्ट उल्टा। भैया ये बोर्ड के पेपर में आता भी है कि भैया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें ना। अब वहां यहां पे क्या होगा, जब दो द्रवों को मिलाया जाएगा तो उसमें जो आयतन परिवर्तन होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो। वहां पे क्या था, जीरो के बराबर ना। एंथैल्पी परिवर्तन बोले तो ऊष्मा परिवर्तन नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जो किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन न करे या सभी सांद्रताओं और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन न करे, अनादर्श विलयन कहलाता है। तो अनादर्श विलयन के लिए जो AA और BB इंटरेक्शन होंगे वो नॉट इक्वल होंगे AB के। जो क्या बोलते हैं आयतन में परिवर्तन होगा वो इक्वल नहीं होगा जीरो के, उष्मा में परिवर्तन भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और वहां पे हम लोग पढ़े थे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट प्रायोगिक और सैद्धांतिक, वो इक्वल था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल ना। तो विलयन का जो वाष्प दाब था, कुल विलयन का वाष्प दाब प्रायोगिक और सैद्धांतिक आदर्श में क्या था, इक्वल था, यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। समझ रहे हैं ना। तो अब यहां पे जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम के साथ दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन और एक होता है ऋणात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। जो राउल्ट के नियम के साथ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे और जो राउल्ट के नियम के साथ ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे, धनात्मक और ऋणात्मक डेविएशन कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक डेविएशन। देखें, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे और जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे। तो दोनों को हम लोग साथ में देख लेते हैं, आसान होएगा। जैसे धनात्मक विचलन की बात करें तो धनात्मक विचलन में क्या होएगा कि जो दो द्रव थे AA एंड BB इंटरेक्शन वो अधिक होंगे AB इंटरेक्शन से। अंतर क्रिया आदर्श विलयन में क्या था, इक्वल थे ना, पहला केस। यहां पे अधिक हुआ तो यहां पे क्या होगा, जो AA और BB इंटरेक्शन होगा वो कम होगा AB इंटरेक्शन से, AB अंतर क्रिया। दूसरे केस की अगर हम लोग बात करें, धनात्मक विचलन है, तो कहने का अर्थ यह है कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा P नॉट A एक्स ए से प्लस P नॉट B एक्स बी से। अब इसका अर्थ ये हुआ कि भैया जो PA होगा आंशिक वाष्प दाब A का, वो ग्रेटर देन होगा P नॉट A एक्स ए के, और जो PB होगा वो ग्रेटर देन होगा P नॉट B एक्स बी के ना। यहां पे क्या हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा, PS लेस देन P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं जो PA होगा वो लेस देन होगा P नॉट A एक्स ए के, और जो PB होगा वो लेस देन होगा P नॉट B एक्स बी के। दूसरा केस। तीसरा, आदर्श विलयन में दो द्रवों का जो आयतन परिवर्तन होता है वो नियत रहता है, बोले तो शून्य। यहां पे हम लोग पढ़े हुए हैं अनादर्श विलयन में शून्य नहीं होता। तो धनात्मक विचलन है
तो जो डेल्टा वी मिक्सचर होएगा वो अधिक होगा जीरो से, अधिक होगा जीरो से। इसका मतलब आयतन क्या होएगा भैया, बढ़ेगा। अब बात करें हम लोग अगर एंथैल्पी परिवर्तन की, तो एंथैल्पी उष्मा परिवर्तन ये भी क्या होगा, जीरो से ज्यादा। अब जीरो से ज्यादा हुआ इसका मतलब इंडोथर्मिक। क्लियर बात, इंडोथर्मिक ना। जो बॉइलिंग पॉइंट था प्रायोगिक और सैद्धांतिक वो इक्वल था आदर्श विलयन में, यहां पे इक्वल तो है नहीं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट सैद्धांतिक होता है थ्योरेटिकल, वो ग्रेटर देन होता है बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकल के। किसमें, धनात्मक विचलन में। और अगर हम लोग बात करेंगे कुल विलयन के वाष्प दाब की थ्योरेटिकल और प्रायोगिक की, तो यहां पे प्रैक्टिकल का ज्यादा होएगा थ्योरेटिकल से ना। तो बस यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन जीरो, बोले तो आयतन में कमी। एंथैल्पी परिवर्तन जो होएगा वो भी लेस देन जीरो, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, उष्मा का उत्सर्जन होएगा ना। यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट जो थ्योरेटिकल था वो ग्रेटर देन था प्रैक्टिकल से, तो यहां पे प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाएगा। प्रायोगिक मान, जो प्रायोगिक बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा सैद्धांतिक बॉइलिंग पॉइंट से। और अगर बात करेंगे कुल विलयन की, तो यहां पे थ्योरेटिकल का ज्यादा हो जाएगा किससे, प्रैक्टिकल से। ये केस अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम के साथ दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आसानी से दोनों क्लियर कर सकते हैं ना। बात करेंगे हम लोग अगर एंट्रोपी मिक्सिंग की। एंट्रोपी मिक्सिंग चाहे जो हो, चाहे जहां पे अभी देखें वहीं पे हम बताए थे, जो एंट्रोपी मिक्सिंग होएगा वो हमेशा जीरो से ज्यादा, बोले तो पॉजिटिव होएगा ना। और अगर हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की, तो गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो, बोले तो स्पॉन्टेनियस। अब धनात्मक विचलन का एग्जाम्पल और ऋणात्मक विचलन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगर हम लोग धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल की बात करें, तो यहां पे आप लोग को ये केस क्लियर रखेंगे, थोड़ा आसान लगेगा क्वेश्चन। जैसे एथिल एल्कोहल या फिर एल्कोहल, कुछ भी कह लें, या फिर एल्कोहल OH ना, एल्कोहल, पायरीन CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड, ये मेजर आपको देखने को मिलेंगे धनात्मक में। और अगर ऋणात्मक की बात करेंगे, तो यहां पे क्लोरोफॉर्म, एसिड और एमीन ज्यादातर केस में आपको ये सब देखने को मिलेंगे। तो आदर्श विचलन का एग्जाम्पल हम लोग देखें। अब बात कर ले थोड़ा सा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के एग्जाम्पल की, तो देखें आगे दोनों के एग्जाम्पल, बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो भैया एथिल एल्कोहल और जल, या फिर मेथिल एल्कोहल और जल, या फिर एथिल एल्कोहल और एसीटोन ना। और एग्जाम्पल देखें, अब देखें सब में देखें एल्कोहल ना। और एग्जाम्पल की बात करेंगे CCl4 CH3Cl3। देखिए ये एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर रखिएगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, C6H6 और एसीटोन, ये धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल। अब यहां पे देखिए कंफ्यूज कैसे होंगे आप लोग कि भैया हाँ क्लोरोफॉर्म तो यहां पे ना, तो इसको चेक करिएगा। और एक तो ये बताएं इसमें से एक भी मैच कर रहा है क्या यहाँ पे। अब पता चला आप लोग ये याद करके रखे हैं कि भैया धनात्मक विचलन की अपने पास ये केस होना चाहिए, अगर ये केस दिख गया तो धनात्मक विचलन होएगा, फंस जाएंगे। अगर ये दे देगा तो आप लोग कहेंगे अरे अब क्या करें, अब धनात्मक विचलन की ऋणात्मक विचलन, तो इसको क्लियर रखिएगा। बाकी सब आसानी से आप लोग कर सकते हैं। CCl4 बेंजीन, CCl4 टॉलुइन
टॉलुइन, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, एक्सेट्रा ETC। तो ये आसानी से आप लोग इनसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि भैया अनादर्श विलयन में किसका एग्जाम्पल है ना। अब बात कर ले थोड़ा निगेटिव डेविएशन की। तो निगेटिव डेविएशन का जो एग्जाम्पल होएगा, बताएं यहाँ पे देखने को क्या दिख रहा है आप लोग को, क्लोरोफॉर्म, एसिड और एमीन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भैया CHCl3 प्लस CH3COOH ना, CHCl3 प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस CHCl3, CH3COOH प्लस टॉलुइन। एसिड देखने को मिल रहा है ना, HCl प्लस एसीटोन, CH3COOH प्लस एनिलीन। अब एनिलीन इसमें देखें एमीन होएगा NH2, इसका जो C6H5NH2 ये होता है इसका ना। तो आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल भी हो सकता है, अम्ल देखें, एसिड में कोई भी एसिड आ जाए, कोई भी एमीन देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब वो निगेटिव डेविएशन। तो आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कितना एग्जाम्पल होता है ना। तो ये आदर्श और अनादर्श विलयन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चन ना। देखें क्वेश्चन देखें, तो आए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ग्लूकोज के जलीय विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प दाब 750 mHg है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पूछा है ना। तो बताए लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अनुमान डेल्टा P इक्वल टू P0B, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और यहाँ पे PS। ये फार्मूला अपने को प्राप्त हुआ था लोअरिंग वेपर प्रेशर का। तो ग्लूकोज के जलीय विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बोला है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प दाब 750 mHg है, जलीय विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब अपने को प्राप्त हो गया कि भैया 750 है। अब ये कहां से प्राप्त होएगा, ये क्वेश्चन में शुद्ध अवस्था में बोला ही नहीं है ना। तो बंदे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बोला है ग्लूकोज के जलीय विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बोला, तो शुद्ध अवस्था में जो जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प दाब होता है वो 1 एटमॉस्फियर, 1 एटमॉस्फियर, या फिर लगभग 1 बार भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर रहता है, क्वेश्चन जिसमें पूछे। और ये इक्वल होता है 760 mmHg के। mHg में दिया हुआ है तो mHg, अगर किलो पास्कल की बात करेगा तो 101 किलो पास्कल। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्लूकोज के जलीय विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प दाब 750 mHg है। तो अपने को ये ज्ञात करना था। तो डेल्टा P अपने को ये क्या कितना प्राप्त हुआ, 760 ना। तो आसान सा क्वेश्चन था। 760 में से 750 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 mmHg। पहला रिजल्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो भैया P0B माइनस PS अपान P0B। तो P0B 760 माइनस 750 अपान 760, बोले तो 10/760। 0 0 से कट जाएंगे, आंसर कितना, 1/76। ये आंसर। दूसरा क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है ना। मोल फ्रैक्शन पूछा ग्लूकोज का, बोले तो विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू P0B माइनस PS अपान P0B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 760
-750 अपान 760 एक्स जी बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बटे, हम लोग रिजल्ट यहाँ प्राप्त किए हुए ना, तो 10 बटे 760 बोले तो 1/76। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखें, बोल रहा है 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर। तो कहने का अर्थ कोई विलेय दिया हुआ है, कोई विलेय दिया हुआ है जिसका भार है, विलेय का भार अपने को दिया हुआ है 2.175 ग्राम ना, जिसे विलायक, अब बेंजीन क्या है, विलायक है, विलायक, विलायक अपने को दिया हुआ है बेंजीन भाई। तो बेंजीन का जो भार दिया हुआ है 39 ग्राम में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बोले तो PS कितना दिया हुआ है 600 mmHg प्राप्त होता है। यदि बेंजीन की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बोले तो P0B, बेंजीन 640 mmHg, 640 ml। तो अवाष्पशील विलेय का अणुभार बोले तो इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है, अणुभार। खाली हम अपने से बोला क्या है कि भैया एक अवाष्पशील विलेय है, विलेय कौन है पता नहीं, उसी का अणुभार अपने को ज्ञात करना है ना। तो अपने पास तो है ही है, एक ठो हम लोग पढ़े थे P0 B माइनस PS अपान PS इक्वल टू N अपान N, विलेय और विलायक। तो P0 भी कितना दिया हुआ है 640 माइनस 600 अपान 600 इक्वल टू विलेय का भार कितना दिया हुआ है 2.175 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने को निकालना है, अपान 39 ग्राम विलायक दिया हुआ है, 39 ग्राम, और बेंजीन है तो बेंजीन C6H6, इसका अणुभार 12×72 तो यहाँ क्या हो जाएगा 78। क्लियर बात। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 640 में से 600 घटाएंगे तो 40 बटे 600, 0 0 से कट जाएगा 15 चौका 60, और यहाँ पे क्या होएगा, ये ऊपर जाएंगे बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर दें यहाँ पे, तो 2 पंजे 10, 2 सते 14, 15, 3 और 2 दूनी 4 अपान मॉलिक्यूलर वेट ना। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें यहाँ से, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 15 गुणे 4.350, गुणा कर दें 15 चौका 60, कुछ ऐसे ही नियर अबाउट आंसर आएगा, 15 से गुणा कर दे इसमें जो आंसर आ जाए ना। तो आसानी से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन में पकड़ने की ज़रूरत है कि भैया कौन सी चीज़ को अपने को कहाँ पे सेट करना है ना, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। और क्वेश्चन बताते हैं, देखें और क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक अवाष्पशील विलेय जिसका अणुभार 40 है, एक अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय बोले तो ठोस है, जिसका अणुभार 40 है, इसकी कितनी मात्रा, मात्रा बोले तो ग्राम, भार, मात्रा 114 ग्राम ऑक्टेन में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 80% रह जाता है। तो अपने को अवाष्पशील विलेय का भार ज्ञात करना है। विलेय का जो अणुभार अपने को दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना दिया हुआ है 40, विलेय का वेट अपने को ज्ञात करना है ना। क्लियर बात। क्या बोल रहा है, कितनी मात्रा 114 ग्राम ऑक्टेन। तो हमें जो ऑक्टेन है बोले तो विलायक, ऑक्टेन में घोला जा रहा है, ऑक्टेन है, उसका भार दिया हुआ है 114। तो ऑक्टेन बोले तो IPAC, ऑक्टेन है, ऑक्ट बोले तो 8 कार्बन C8H18। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अणुभार 12 96 और 18 कितना हो जाएगा 114, इसका अणुभार। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट अपने को दिया हुआ है
जो प्राप्त किए हैं हम 114। क्लियर बात। मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 80% रह जाता है, 80% रह जाता है विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब बोले तो PS इक्वल टू 80 mHg। तो जो शुद्ध अवस्था में कितना, P नॉट बी इक्वल टू 100, शुद्ध अवस्था में 100 mHg ना। तो अपने पास फार्मूला है P नॉट बी माइनस PS अपान PS इक्वल टू N अपान N, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या। तो यहां पे अब वैल्यू पुट कर दें भैया। P नॉट बी कितना है 100 माइनस PS कितना है 80 अपान 80 इक्वल टू, वेट अपने को निकालना है विलेय का, इसका अणुभार दिया हुआ है 40, अणुभार 40 ना। विलायक कौन था, ऑक्टेन, ऑक्टेन का भार 114 और अणुभार 114। तो ये कट जाएंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 100 में से 80 घटा देंगे 20 बटे 80 इक्वल टू वेट अपान 40। तो यहाँ पे 20 चौक 80 कितना हो जाएगा 4, अब 4 दाम में 40। तो जो वेट अपने को प्राप्त होगा वो कितना 10 ग्राम। क्लियर बात। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में आते हैं बराबर ना। आए यहाँ पे देखें क्वेश्चन, यदि 30 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोला जाता है, 30 ग्राम यूरिया है जिसे 72 ग्राम जल में घोला जाता है और शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब 60 mHg है, तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P नॉट बी माइनस PS अपान P नॉट बी इक्वल टू एक्स ए, विलेय का मोल प्रभाज ना। तो पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। यूरिया है, यूरिया का मोल निकालेंगे हम लोग अगर तो 30 बटे 60, NH2CO NH2 बोले तो 0.5, 1/2 0.5। बात करते हैं जल की, तो जब जल की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 दिया हुआ है भार, 72 बटे 18, 18 चौक 72। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं यूरिया का, तो क्या हो जाएगा 0.5 अपान 0.5 प्लस 4। तो कहने का अर्थ 0.5 अपान 4.5, दशमलव दशमलव से कट जाएगा 1/9, 5 9 45। ये आ गया। अपने से पूछा क्या है विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब निकालने जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा P नॉट बी कितना दिया हुआ है 60 माइनस PS अपान 60 इक्वल टू 1/9 1/9 ना। तो काट दें, पहले छोटा कर दें इसको, तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, 6 3 18, 180 माइनस 3PS, ये हो जाएगा इक्वल टू 20। तो 3PS इक्वल टू 180 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा 3PS इक्वल टू 160 और PS इक्वल टू 160 बटे 3। तो 3 × 5 = 15, फिर कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 53.3। ये आया आंसर। विलयन का वाष्प दाब पूछा था। क्वेश्चन था यदि 30 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में घोला जाता है तो शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब 60 mHg है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। वैल्यू रख दिए सबका, अपने को आंसर प्राप्त हो गया ना। चेक कर लें। तो और क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।